टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th, जिसके अंदर हम करेंगे चैप्टर 1 विच इज़ रिलेटेड टू सेट थ्योरी और सेट्स, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? इट इज सेइंग दैट राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अब इसमें जो भी पार्ट आपके गिवन है वो आपके सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर, सबसे पहली चीज ये है कि सेट को हम दो तरह से लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म जो कि ये रिटर्न है। यानी सेट बिल्डर फॉर्म हम कहते हैं कि जब आपका सेट का साइज काफी बड़ा हो, उस केस में आप इसको जो है एक वेल डिफाइंड मैनर में, जिसको हम प्रॉपर्टी इसकी किसी भी उसकी जो है वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी हम उसका लिखते हैं एक फार्मूला के फॉर्म में, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसका अपना यूज होता है। और रोस्टर फॉर्म जो होता है, जब आपका सेट का साइज स्मॉल हो तो उस केस में आपका रोस्टर फॉर्म बेस्ट होता है। लेकिन सेट को हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी। तो यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस के जो पार्ट दिए गए, क्वेश्चन के जो पार्ट दिए गए हैं, वो आपके जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है, यानी कि एक फार्मूले के फॉर्म में है। अब इनको आपको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये बहुत आसान होता है। इसको लिखने के लिए मान लो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। इट इज रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? a इज इक्वल टू एक्स कॉलन x इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 7। तो यहां पर आपका जो ये कॉलन लिखा होता है, इसको हम कहते हैं सच दैट। ये चीज ध्यान रखना कि ये कॉलन है, इसको हम कहते हैं सच दैट, यानी कि a इज इक्वल टू एक्स, एक मेंबर है x, और मेंबर किस तरह का है? कॉलन का मतलब सच दैट कि मेंबर जो x है वो इस तरह से है कि x इज एन इंटीजर, कि यहां पर जितने भी मेंबर होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर के फॉर्म में होंगे, और जिनकी वेल डिफाइंड बाउंड्री जो यहां पर बताई गई है कि -3 लेस देन इक्वल टू, यानी कि -3 इसमें इंक्लूड है, और x लेस देन 7 यानी स्ट्रिक्टली लेस देन 7, यानी 7 से छोटे जितने भी एलिमेंट हैं जो कि इंटीजर फॉर्म में है, वो सब इसके एलिमेंट बन जाएंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया। इसमें आपका x एलिमेंट ऑफ द सेट है या मेंबर ऑफ द सेट है, जो कि सच दैट, इसकी अब यहां पे प्रॉपर्टी डिफाइन करी गई कि x इज एन इंटीजर, कि x एक इंटीजर है, और जिसकी बाउंड्री कहां से कहां तक बताई गई कि -3 से लेकर के स्ट्रिक्टली लेस देन 7 तक है। यहां पर लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, यहां पर स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो 7 को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, अब यहां पर x जो है -3 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू है। तो यहां पर हम इसको स्टार्ट करेंगे -3, ये एक इंटीजर है, -2 ये भी एक इंटीजर है, -1 ये भी एक इंटीजर है, 0 1 2 3 4 5 और 6, हर एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। अब यहां पर स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो ये ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो जाएगा, तो इसको हम यहां पर क्लोज कर देंगे। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2, वो क्या कह रहा है कि b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ में, और इंटीजर नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इंटीजर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं z, कैपिटल Z। ये हमारा जो है इंटीजर का सिंबल होता है। और जब हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये तुम्हारा जो है n के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं एक्सक्लूडिंग 0, जो कि नेचुरली प्रेजेंट हो, जैसे 1 2 3। अब आपसे कोई कहता है कि हमारे पास 0 रुपीज है, तो 0 रुपीज इट इज नॉट अ वैलिड नोट, तो इसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे कि हमारे पास 0 एग है, तो ये आपका जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा, यानी ये कि नेचुरली ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो नेचुरल नंबर जो आपके स्टार्ट होते हैं वो 1 से लेकर के अप टू इन्फिनिटी तक के काउंट करे जाते हैं। अब इसमें क्या कहा गया? b इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स। एक्स कॉलन एक्स का मतलब x एक एलिमेंट है सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि इसमें जो x जिसके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है कि नेचुरल नंबर हैं सारे, जो कि 6 से लेस देन है, यानी लेस देन का मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो यहां पर इसको जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो b इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 और 6,
अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हर एलिमेंट के बाद में कॉमा लगा है, हाँ, और जहाँ पर क्लोज हो रहा है उसको हमने कर्ली ब्रेसेस के साथ में क्लोज कर दिया है। तो ये नेचुरल नंबर का सिंबल आपका n होता है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर चले जाएंगे। और इंटीजर नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, हालांकि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन आपको याद रखना है कि माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस के डायरेक्शन में जब हम बढ़ेंगे उसमें नंबर स्पेस में, तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से लास्ट तक जाएगा, और इधर से 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। जो थर्ड पार्ट है, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। जो c आपका जो सेट है वो किस तरह से है, x एक मेंबर है, जो कि मेंबर की प्रॉपर्टी क्या है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होंगे 10 से, 10 से स्टार्ट होंगे और अप टू कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। अब इसमें 2 डिजिट के जो नेचुरल नंबर हैं, अब इसमें जो 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं उनको आपको क्या करना है, उनका समेशन करना है। अगर उनकी वैल्यूज आपकी 8 आ रही हैं तो वो नेचुरल नंबर यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। अब इसमें 10 से स्टार्ट हुआ, तो 10 से स्टार्ट करने पे आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, 17 यानी 17। अगर आप इसके दोनों डिजिट आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 8। फिर 20 से 30 के बीच में आप जोड़ो, 20 से 30 के बीच में 26, 26 आपका एक एलिमेंट होगा जिसका समेशन आपका 8 होगा। फिर 26 से आपने 20 से 30 के बीच में जोड़ लिया। अब 30 से 40 के बीच में जोड़ो, 30 से 40 के बीच में आपका हो जाएगा 35, यानी इन दोनों का समेशन आपका 8 हो जाएगा। 35 एक एलिमेंट हो गया इस बाउंड्री के अंदर। अब 40 से 60 के बीच, 40 से 50 के बीच में आप जोड़ो, तो 40 से 50 के बीच में आपका 44 एक एलिमेंट होगा जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट आपका है 50 से 60 की रेंज, 50 से 60 के बीच में आपका 53 हो जाएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर होगा जिसका समेशन 8 होगा। अब 50 से 60 के बाद में अब आपको देखना है 60 से 70 के बीच में, 60 से 70 के बीच में आपका हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 62 का समेशन आपका 8 होगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होंगे जिनका समेशन 8 हो। फिर 70 से 80 के बीच में, अब 70 से 80 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, वो आपका खाली जो है 80 ही है जो कि नेचुरल नंबर बनेगा। अब 80 से 90 के बीच में, जैसे ही आप 80 से 90 के बीच में जाओगे तो 8 + 1 भी अगर आप करोगे तो वो 9 हो जाएगा। तो यानी कि इसकी डिजिट आपकी जो है 8 से एक्सीड कर रही है समेशन जो है, तो इसलिए ये आपका लास्ट एलिमेंट जो आपका बनेगा वो 80 बनेगा। अब यहाँ पर जैसे कॉमा लगा दिए तो कॉमा को कट करना है, यहीं पे आपको जो है इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, यानी इसको हमने कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये आपके सारे एलिमेंट हो गए जिनका समेशन 2 डिजिट के सारे नेचुरल नंबर हो गए जिनका समेशन आपका 88 आएगा। अब ये सारे एलिमेंट आपके जो है 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हैं जिनका समेशन आपका 8 आएगा, यानी 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8। और इसको आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, 1 से लेकर के 10 के बीच में। 10 आपका जो है 10 से स्टार्ट हो रहा है आपका 2 डिजिट का नंबर, तो 10 से लेकर के 20 के बीच में कौन कौन से नंबर है जिनका समेशन 8 हो सकता है। 20 से लेकर के 30 के बीच में, 30 से लेकर के 40 के बीच में, इस तरह से आप इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 का है, पार्ट 4, वो क्या कह रहा है, d इज इक्वल टू x, x इज अ एलिमेंट और x इज एन, d इज, अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है, d इज इक्वल टू x इज एन एलिमेंट such that x is a prime number which is divisor of 60। अब प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपके पास में, जो प्राइम नंबर होंगे आपके वो 2 3 5 7, ये आपको पता होगा। तो इस तरह के जो नंबर हैं इनको आपका 60, जो कि 60 को डिवाइड कर सकें, वो सारे प्राइम नंबर आपको लिखने हैं। तो अब इसमें जो है प्राइम नंबर है आपका 60, आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसको आप रफ में करके देख भी सकते हो। 60 आपका 3 से भी डिवाइड हो जाएगा,
60 आपका जो है प्राइम नंबर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, उसको आप लिख सकते हो 60 आपका प्राइम नंबर। उसके बाद आता है 7, तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, उसके बाद आएगा 11, तो 11 से भी नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद आएगा 13 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो आपके जो प्राइम नंबर जो इस सेट के जो एलिमेंट बनेंगे वो आपके बनेंगे 2, 3 और 5। हाँ, ये प्राइम नंबर है जिनसे आप 60 को डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा जो कि 60 को डिवाइड कर सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। इसमें क्या कह रहा है, E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें सेट की जो प्रॉपर्टी होती है, इसमें जब भी हम सेट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर, ये इनको हम कहते हैं कि सिनोनिमसली इनको हम यूज करते हैं इन टर्म्स को। और जो सेकेंड पार्ट होता है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर के साथ में डिनोट करते हैं। और दूसरा क्या है कि सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर के साथ में डिनोट करा जाता है। और जो सेट की एक अलग प्रॉपर्टी होती है कि जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एक एलिमेंट या एक मेंबर सिर्फ एक बार रिपीट होगा। क्या चीज़ है कि रोस्टर फॉर्म में एक एलिमेंट या एक मेंबर अगर आपका मल्टीपल टाइम आ रहा है तो उसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर रखना। तो इसको जब हम लिखेंगे सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में, तो ये सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें हमने फर्स्ट स्कैनिंग करी तो पहला एलिमेंट आपका आया टी को हमने सेपरेट कर दिया। अब इसमें कैपिटल लेटर लिखा गया है, हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये हमेशा जो है इसको स्मॉल लेटर फॉर्म में लिखा जाता है। हाँ, इसको कहते हैं कि एलिमेंट्स को जो है नॉर्मली हम किस फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल लेटर फॉर्म में। तो टी हो गया। हाँ, और दूसरा क्या है एलिमेंट आपका आर। हाँ, तीसरा एलिमेंट आपका क्या है, कॉमा लगाया हमने, लिखा आई। हाँ, चौथा एलिमेंट क्या है आपका जी, कॉमा लगाया, जी लिखा। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका ओ। नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या है एन। उसके बाद एलिमेंट क्या है आपका ओ, लेकिन ओ आपका ऑलरेडी यहां पर एक मेंबर आ चुका है तो ओ को हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर कौन सा है आपका, वो है एम। उसके बाद आपका नेक्स्ट मेंबर कौन है, वो है ई। हाँ, ई रिपीट नहीं हुआ तो उसको हमने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट मेंबर कौन सा है, वो है टी। अब टी यहां पर रिपीट हो चुका है तो टी को हम यहां पर नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट मेंबर कौन सा आ रहा है, वो है आर। आर भी यहां पर रिपीट हो चुका है, देखो टी आर यहां पर रिपीट हो चुका है तो आर को भी हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद लास्ट मेंबर जो बच रहा है वो है वाई। अब वाई यहां पर कहीं पे नहीं आया तो इसको हम लिख देंगे कॉमा लगा के वाई, और इस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो इस द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, वो क्या कह रहा है कि f इज इक्वल द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। इसको भी सेम इसी तरह से कर लेंगे। f इज इक्वल टू ब्रैकेट हमने स्टार्ट करा, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है, b। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका e। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका t, इसको भी लिख लेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है बेटर के अंदर वो अगेन t आ रहा है तो इसको हमें रिपीट नहीं करना है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर आ रहा है वो भी आपका जो है ई है, जो कि ऑलरेडी एक मेंबर है इस सेट का। तो इसको भी नहीं रिपीट करेंगे। लास्ट लेटर जो बच रहा है आपका वो है आर, तो आर को हम क्या करेंगे, कॉमा लगा करके आर। तो ये आपका यहाँ से इसको हम ब्रैकेट इसको क्लोज कर देंगे। तो ये चीज़ क्लियर होगी बच्चों। इसमें क्या चीज़ है कि आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। और आपके क्वेश्चंस किस फॉर्म में दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को हम ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब हमारे सेट के एलिमेंट ज़्यादा हों तो उस केस में हम इसको एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी के साथ में लिख देते हैं, जिसको हम लिखने का मेथड ये है a इज इक्वल टू एक्स। एक्स का मतलब ये है कि ये एक एलिमेंट है। अब कॉलन का मतलब है सच दैट, कॉलन का मतलब सच दैट हो गया, सच दैट x इज एन इंटीजर, यानी कि अब हम x की यानी एलिमेंट की एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी या उसकी बाउंड्री को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप सेट को किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो एज पर योर विश, रोस्टर फॉर्म में भी और सेट बिल्डर फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन में जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में उसको आपको आंसर देना है।